प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होंगे। उन्होंने घोषणा की कि 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने बताया कि 99% सामान अब सिर्फ 5% जीएसटी में आ गए हैं। घर बनाना, गाड़ी खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना और यात्रा करना अब सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, और हर घर दुकान को स्वदेशी का प्रतीक बनाने को कहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने अब नए H-1B आवेदन पर करीब $100,000 लाख रुपए की भारी फीस लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि कंपनियां इस वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल कर रही थी और कम सैलरी वाले विदेशी कर्मचारियों को रखकर अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां छीनी जा रही थी। सरकार ने 9 कारण गिनाए, जिनमें अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी, स्टेम ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा और टेक सेक्टर में विदेशी श्रम पर बढ़ती निर्भरता शामिल है। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जरूरी बताया है। अब अगला अपडेट देखिए। नेपाल सरकार ने जेन जेड प्रदर्शनों में 72 मौतों की जांच के लिए समिति बनाई है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की इसकी अध्यक्ष होंगी। साथ ही कैबिनेट विस्तार की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सरकार पर निष्पक्ष जांच और तेज फैसले का दबाव बढ़ा है। अब अगली खबर भी देखिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम मोदी के जीएसटी सुधारों पर संबोधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर घर को टैक्स कटौती से मिली राहत को उत्सव की तरह मनाना चाहिए और बाजार में जाते समय गर्व से भारत में बनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निर्माण भारत समिट में कहा कि ग्रीन फ्यूल ही भविष्य का समाधान है। उन्होंने साफ किया कि इथेनॉल से गाड़ियों का एवरेज कम नहीं होता। गडकरी ने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए कहा कि इससे प्रदूषण पर रोक लगेगी और देश आत्मनिर्भर बनेगा। अब ये खबर भी देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए आर्थिक बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि जब भारत आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। अब अगला खबर देखिए। एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को फिर हराकर इतिहास दोहरा दिया। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर 172 रनों का मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक पारियों ने पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ दिया। भारत ने लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच 6 विकेट से जीत लिया। शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद पर अभिषेक का छक्का पाकिस्तान के घमंड को तोड़ गया। पहले मैच में हाथ न मिलाने का विवाद, फिर बदले की कोशिश, सब नाकाम रही। पाकिस्तान की हार उसके जख्मों पर नमक जैसी साबित हुई। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नए जीएसटी सुधारों को नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बताते हुए गरीब और मध्यम वर्ग को राहत का दावा किया और लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने इसे छलावा बताया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे गब्बर सिंह टैक्स करार देकर कहा कि सरकार ने 8 साल में जनता से 55 लाख करोड़ वसूले और अब मामूली राहत दिखा रही है। ममता बनर्जी ने मेडिकल और दवाइयों पर टैक्स का मुद्दा उठाया। आप नेता संजय सिंह ने पीएम को विदेशी वस्तुओं का उपभोक्ता बताकर घेरा। रणदीप सुरजेवाला ने H-1B वीजा संकट पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया। प्रशांत किशोर ने भाषणों को सिर्फ वादों का पुलिंदा बताया। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से भिड़ंत में शहीद हुए वीर लांस दफादार बलदेव चंद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। व्हाइट नाइट कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल PS डागर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ अंतिम विदाई दी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी विजन 2047 पर जनता से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए हर नागरिक का सहयोग जरूरी है। अब अगला खबर देखिए। बुद्ध की धरती पर उनके अवशेष लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश में इन्हें देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। सरकार का मानना है कि इससे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया भर से पर्यटक यहां आकर बौद्ध धरोहरों से जुड़ सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब ट्रेन में सस्ते दाम पर मिलेगा पानी। रेल मंत्रालय ने रेल नीर की नई कीमतें जारी कर दी हैं, जो कल से लागू होंगी। इससे सफर करने वालों को राहत मिलेगी और बोतल बंद पानी कम खर्च में उपलब्ध होगा। अब अगला खबर भी देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों का यूपी में कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर चिल्लाने लगा कि गलती हो गई जो वो यूपी आ गया। योगी ने चेतावनी दी कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का यही हाल होगा। सीएम ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और महिला सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती संख्या और महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं को भी गिनाया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने ठिकाने पोके से बदलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। मनसेहरा में जैश ने खुलेआम भर्ती अभियान चलाया और अब पेशावर में अल मुराबितून नाम से बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। दोनों संगठनों ने नए ट्रेनिंग कैंप भी बना लिए हैं। KPK को इसलिए चुना गया क्योंकि ये इलाका पहाड़ी है, अफगानिस्तान से सटा है और यहाँ पहले से आतंकी नेटवर्क मौजूद है। POK पर भारत की सीधी मार पड़ रही है, इसलिए आतंकियों को KPK ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। ये घटनाएं पाकिस्तान की आतंक विरोधी नीतियों पर सवाल खड़े करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की मांग करती हैं। अब अगला अपडेट देखिए। लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचते ही हजारों प्रशंसक उमड़े। लोग आखिरी दर्शन के लिए आतुर दिखे। कई प्रशंसक गाने गाते और जय जुबीन दा के नारे लगाते नजर आए। नम आंखों से सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब अगला खबर देखिए। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। 4 दशक के करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले मोहनलाल को 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। PM मोदी ने उन्हें बधाई दी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। बिहार के बगहा में युवती से दुष्कर्म कर शादी का झांसा देने वाले युवक और उसके परिजनों पर केस दर्ज हुआ। युवती का आरोप है कि आरोपी 1.5 साल तक शोषण करता रहा और फिर शादी के लिए 5 लाख रुपए दहेज मांगा। विरोध करने पर युवती और उसके स्वजनों को मारपीट कर घर से भगा दिया गया। अब अगला अपडेट देखिए। ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर में अब अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और सेवकों के लिए भी मोबाइल फोन पर रोक लगाई जाएगी। मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि परिसर में खुलेआम मोबाइल चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जरूरी कॉल के लिए सिर्फ निर्धारित जगह पर ही फोन इस्तेमाल होगा। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इनमें तमिलनाडु की 42 पार्टियां शामिल हैं, जिनमें DMK और BJP के सहयोगी दल भी हैं। नियमों के मुताबिक जो पार्टियां 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ती या चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देती, उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। हाल के 2 महीनों में 808 दल पहले ही हटाए जा चुके हैं और अब 359 और दलों पर एक्शन की तैयारी है। इनमें से तमिलनाडु की 39 पार्टियां चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने के कारण निशाने पर हैं। आयोग का कहना है कि यह कदम चुनावी व्यवस्था को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। अब ये खबर भी देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए अब $1 लाख फीस लगाने का फैसला किया है। इस फैसले से गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी दिग्गज टेक कंपनियां चिंता में हैं। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारी H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं। मेटा, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही अपने विदेशी कर्मचारियों को ईमेल भेजकर सावधानी बरतने को कहा था। अब गूगल ने भी कर्मचारियों को ईमेल कर तुरंत अमेरिका लौट आने की सलाह दी है। गूगल ने चेतावनी दी कि नई पॉलिसी में अमेरिका से बाहर जाने पर दोबारा एंट्री मुश्किल हो सकती है। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि वो कर्मचारियों का पूरा सपोर्ट करेगी और हालात पर लगातार नजर रख रही है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार तुरंत बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका को लौटाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफगानिस्तान को बुरे नतीजे झेलने पड़ेंगे। अब अगला अपडेट देखिए। देहरादून में CM पुष्कर सिंह धामी ने नमो युवा रन को फ्लैग ऑफ किया और युवाओं संग दौड़े। उन्होंने कहा ये रन सिर्फ खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। CM ने युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में भाग लेने का आह्वान किया। अब अगला खबर भी देखिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नमो युवा मैराथन के बाद भुवनेश्वर में सड़क किनारे चाय की दुकान पर आम लोगों संग चाय पी और बातचीत की। लोगों ने कहा ये पहली बार है जब कोई CM इस तरह सीधे आम जनता से जुड़ा। उनकी सादगी और संवाद शैली की खूब सराहना हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। तालिबान ने अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों से महिलाओं द्वारा लिखी गई किताबें हटाने का आदेश दिया है। साथ ही यौन उत्पीड़न से जुड़ी किताबों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश में नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू होंगे। उन्होंने घोषणा की कि 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। PM मोदी ने बताया कि 99% सामान अब सिर्फ 5% GST में आ गए हैं। घर बनाना, गाड़ी खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना और यात्रा करना अब सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। PM मोदी ने नागरिकों से अपील की, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, और हर घर दुकान को स्वदेशी का प्रतीक बनाने को कहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने अब नए H-1B आवेदन पर करीब $100,088 लाख रुपए की भारी फीस लगाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि कंपनियां इस वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल कर रही थी और कम सैलरी वाले विदेशी कर्मचारियों को रखकर अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां छीनी जा रही थी। सरकार ने 9 कारण गिनाए, जिनमें अमेरिकी कर्मचारियों की छटनी, स्टेम ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा और टेक सेक्टर में विदेशी श्रम पर बढ़ती निर्भरता शामिल है। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जरूरी बताया है।
है। अब अगला अपडेट देखिए। नेपाल सरकार ने जेन जेड प्रदर्शनों में 72 मौतों की जांच के लिए समिति बनाई है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की इसकी अध्यक्ष होंगी। साथ ही कैबिनेट विस्तार की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सरकार पर निष्पक्ष जांच और तेज फैसले का दबाव बढ़ा है।